देखो तो पहले इसको कर लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को देखो आप। आप देखो इसमें क्या होता है ना, रे ट्रेसिंग होती है। रे ट्रेसिंग का मतलब होता है कि सब आप रेज ड्रॉ करते चले जाइए और उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले जो रे ओरिजिनेट होगी, मैं उसको आप यहाँ पर लेके जाओ। अब आप बताओ यहाँ कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना होगा। फिनोमिना मतलब आप रिफ्रैक्शन करोगे या रिफ्लेक्शन करोगे। यहाँ पर पहले वाले सरफेस पर नंबरिंग कर देते हैं इसको। सरफेस 1 कर दीजिए, इसको सरफेस 2 कर दीजिए, इसको सरफेस 3। एक बार जनरलाइज अप्रोच करते हैं। सबसे पहले जब सरफेस 1 पर स्ट्राइक करेंगे तो रे कौन सा ऑप्टिकल प्रोसेस फॉलो करेगी यहाँ पर। सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो वो प्लेन सरफेस है या फिर कर्व्ड सरफेस है। सर प्लेन प्लेन सरफेस। तो चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले S1 सरफेस पर गए आप तो अब यहाँ पर प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लेन सरफेस वाले फॉर्मूले में v की जो वैल्यू होती है वो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब तुमको यहाँ पर μ2 μ1 और u तीनों को आइडेंटिफाई करना है। तो μ2 सरफेस S1 के रिस्पेक्ट में जब आप जाओगे सरफेस S1 के रिस्पेक्ट में, तो बाहर एयर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और अंदर स्लैब 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 और u की वैल्यू का मतलब होता है सरफेस S1 से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। अब ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको ये तो दिया नहीं है कि सरफेस 1 से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। तो इसको मैं टेम्पररी x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने पहला वाला v सॉल्व किया और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर ही होते हैं हमेशा। आप चाहो तो रे डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो बिना रे डायग्राम बनाए हुए भी काम कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। क्योंकि मुझे पता है कि जो पहले सरफेस की आप v निकाल रहे हो ये 2x तो आ रहा है, लेकिन ये 2x सरफेस S1 की लेफ्ट साइड पर होगा। और कंसेप्ट क्या होता है कि सरफेस S1 के बाद वो रे सरफेस S2 पर जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो जब सरफेस S1 से रिफ्रैक्ट होकर के हम सरफेस S2 पर जाएंगे तो सरफेस S2 के लिए आप कौन से पॉइंट को ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे यहाँ पर। अब तो सर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। हाँ जी, मतलब जो सरफेस S1 से रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस S2 के लिए इंसिडेंट रे है। तो सरफेस S1 से जो इमेज बनी है उसको आप I1 डिनोट कर दें, ठीक है। इसी का डिस्टेंस हम लोगों ने 2x फाइंड किया ऊपर। अब ये चीज हमारे सरफेस S2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो आप सरफेस S2 पर फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे μ2 बाई μ1 इंटू यू का। अब इसमें μ2 μ1 और u क्या रखोगे आप। तो सरफेस S2 में लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की तरफ जा रही है, फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम। फ्रॉम एंड टू देख लिया करो। तो सरफेस S2 पर जब रे स्ट्राइक हो रही है तो वो स्लैब 1 का मीडियम है और सरफेस S2 के बाद जो दूसरे साइड मीडियम है यानी कि स्लैब 2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर μ2 को रखेंगे 3 और μ1 को रखेंगे 2 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हाँ, मतलब पॉइंट I1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस S2 देखना होगा आपको, सरफेस S2 से पॉइंट I1 तक की डिस्टेंस। और वो बेसिकली हो जाएगा T1। T1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4, तो 4 प्लस 2x, ठीक। ये दूसरी हो गई। अब आप चाहो तो रे डायग्राम, बार बार बोल रहा हूँ, रे डायग्राम बना भी सकते हैं, रे डायग्राम को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन रे डायग्राम बनाने से थोड़ी सी क्लैरिटी आती है माइंड में। तो हम एक बार और इस रे को दिखा रहे हैं रिफ्रैक्ट करता हुआ, हल्का सा रिफ्रैक्ट करके दिखा रहे हैं। एंड इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका I2 वाला पॉइंट है, सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बन रही है। और ये जो हम लोगों ने अभी v निकाला है ना, ये I2 का डिस्टेंस निकाला है फ्रॉम द सेकंड सरफेस। मतलब ये जो I2 वाला पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट I2 फ्रॉम दिस सेकंड सरफेस, यहाँ तक सेकंड सरफेस से ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया हुआ है 3/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2x। अब इसके बाद S2 के बाद फर्दर वो लाइट कहाँ जाएगी, S2 से रिफ्रैक्ट होने के बाद नाउ वो लाइट वापस S3 पे जाएगी। तो अब S3 पर भी रे डायग्राम बनाना होगा आपको। S3 पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, इसमें काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ये। अब इसका एक आसान तरीका भी बता देंगे। सरफेस S3 पर जाओगे, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे μ2 बाई μ1 टाइम्स u। लेकिन अब μ1 μ2 और u क्या रखोगे, फिर से इसको आइडेंटिफाई करना है। तो सरफेस S3 पर लाइट स्लैब 2 से निकल करके बाहर एयर में जाने वाली है। तो μ2 इस बार 1 हो गया और μ1 स्लैब 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। और इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अब की बार जो I2 वाला पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट लेंगे फॉर सरफेस S3। तो आप S3 से लेकर के एंड टिल I2 पूरा डिस्टेंस काउंट करो।
सरफेस S3 से लेकर के एंड अप टिल द पॉइंट I2 ये कंप्लीट डिस्टेंस जो आएगी, और इस कंप्लीट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की प्लेस पर रख दे। कितना बना देखो, ये बनेगा पूरा, अगर हम इसको 12 प्लस 6x 12 प्लस 3x 12 प्लस 3x 3x तो ये रखोगे। हालांकि बच्चा मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इसको थोड़ा सा वर्बली करने की कोशिश करो, क्योंकि बार बार रे डायग्राम बनाने से टाइम कंज्यूम होता है। एक दो क्वेश्चंस में बना लो आप जब तक क्लैरिटी ना आए। तो अब आपका सरफेस S3 हो गया, फिर इसमें रे डायग्राम बनेगा, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन की जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ऊपर ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला V निकाला है ना, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दो। रे डायग्राम बनाने समय इसमें कंफ्यूज मत करना कि वो रे कहाँ जा रही है, स्लैब के अंदर जा रही कि स्लैब के बाहर जा रही, उससे हमें मतलब नहीं है। ये हमारा I3 पॉइंट हो गया और ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर V1 V2 V3 करके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने V3 कैलकुलेट किया अभी। अब इसके बाद कौन सा फिनोमिना होगा, है ना? इसके बाद रिफ्लेक्शन। अभी आप सोचो कितने फिनोमिना बचे हैं। अब इसके बाद मिरर आया, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम देखना क्या आने वाली है इसमें, प्रॉब्लम ये लेंदी कितना होता जाएगा। इसके बाद मिरर वाला कंसेप्ट, तो मिरर का तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा, यानी कि ये तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पहले तो आप इसकी इमेज दिखाओगे कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे मिरर के कितना पीछे जाएगी, मिरर के बैक साइड पर कितने डिस्टेंस पे जाएगी। तो ये पॉइंट I3 की इमेज बना रहे हैं हम लोग। तो मिरर से जितना डिस्टेंस I3 का है ना, उतना ही डिस्टेंस मिरर से पीछे आप I4 दिखाएंगे, चौथा वाला। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा एक तरीके से देखा जाए तो ये डिस्टेंस फिर से रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से ये 1/3 इंटू 12 प्लस 3x, यानी कुल मिलाकर के ये 4 प्लस x, ये तो आएगा ना यार, इसकी वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ 12 प्लस। यस सर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये रे फिर आगे बढ़ेगी। अब वापस एक बार रिवर्स करोगे, अब सरफेस S3 पर फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो अब अच्छा मैं रे डायग्राम बनाऊंगा नहीं, अब आप थोड़ा सा मेंटली करें बिकॉज टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसमें। तो अब आप फिर से अगेन S3 फिर से। अब इस समय क्या करेंगे आप देखो, वर्बली बताओ। चौथा V4 कैसे निकालेंगे, तो μ2 बाई μ1 आइडेंटिफाई करो। अब की बार आप एयर से स्लैब 2 के अंदर जा रहे हो, फ्रॉम एयर टू द स्लैब 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर क्या रखेंगे इस बार, कौन से पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान रहे हो इसमें, इस टाइम पर कौन से पॉइंट को? जी I4 सरफेस 3 से कितने डिस्टेंस पर है, I4 फ्रॉम सरफेस 3। तो उसके लिए ना अब एक और प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, देखो क्या, आपको ये डिस्टेंस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसको y मानना पड़ेगा। अब आपका I4 का जो डिस्टेंस होगा, हालांकि ये y x के फॉर्म में आ जाएगा अगर आप चाहोगे तो, बट बाद में देख लेंगे इसको, है ना? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए I4 का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस S3 रखेंगे, तो ये y प्लस 4 प्लस x। उसके बाद फिर से आपका अगेन S2 आएगा। अब थोड़ा सा ना वर्बली आप माइंड के लेवल पर इसको ट्राई करने की कोशिश करो। V5 कितना आएगा, तो सरफेस S2 का जो रिफ्रैक्शन है वो कौन से मीडियम से कहाँ पे जाना है आपको, सरफेस S2 के रिफ्रैक्शन पे। तो हम स्लैब 2 से स्लैब 1 में रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि μ2 की जगह पर 2/3, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर क्या रखेंगे, मेंटली इसको कर रहा हूं मैं। सरफेस S3 के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी होगी वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानना है आपको। तो सरफेस S3 के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी है वो V4 निकाला है आपने, बट ये V4 डिस्टेंस सरफेस S3 से होगा। सरफेस S3 से V4 डिस्टेंस पर इमेज बनी थी, उसको मैं उसके लिए अगले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मानने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जानते हो क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको? सर V4 प्लस T2। हाँ, V4 प्लस T2, और T2 की वैल्यू वहां पर 6 है। और लास्ट में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आप वापस सरफेस 1 पे आएंगे फिर से एक बार, लास्ट टाइम ये लास्ट होगा V6। इस बार आप स्लैब 1 से एयर में जा रहे हो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V5 वाला को लेंगे, तो ये उसमें T1 और ऐड कर दो आप, तो V5 प्लस T1 कर दें। अब अल्टीमेटली इसका क्या आंसर आ रहा है देखो जरा आप, V6 जो आ रहा है फाइनली, V6 की जो वैल्यू बन रही है, ये लास्ट इमेज है। अब इसके बाद कोई ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं होना है। एक्चुअली यहाँ पर
3 बार रिफ्रैक्शन होना है। पहला रिफ्रैक्शन S1 पर, दूसरा रिफ्रैक्शन S2 पर, तीसरा रिफ्रैक्शन S3 पर, फिर एक रिफ्लेक्शन होना है और फिर पलट करके 3 बार लाइट रिफ्रैक्ट होगी। तो टोटल 7 टाइम्स ऑप्टिकल फिनोमेना होंगे यहाँ पर। फाइनली जो V6 आप सॉल्व करेंगे ना, वो देखो कितना बनता है, जो फाइनली V6 है। और ये V6 कहाँ से डिस्टेंस आ रही, मतलब ये जो V6 निकाल लो वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, डिस्टेंस V6 तो सर S1 से। S1 से, और ये S1 के बैक साइड है, जो V6 है वो S1 के बैक साइड पर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट और लास्ट इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, आप मुझे ये बताएं। मेरा फाइनल आंसर ये होगा आपसे इस क्वेश्चन में कि जो फाइनल इमेज बनी थी और ऑब्जेक्ट, उनमें क्या क्या सेपरेशन है, ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज, इनके बीच का आपको सेपरेशन निकालना है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो एक बार जरा ध्यान से देखो इसको। आंसर तो उसमें प्लस एक्स। देखिए देखिए, ऑब्जेक्ट से सरफेस S1 जो है, ऑब्जेक्ट से सरफेस S1 ये स्मॉल x डिस्टेंस पे है, और सरफेस S1 से फाइनल इमेज की डिस्टेंस V6 निकाली गई है, सरफेस S1 की बैक साइड पर जाकर के। आ रहा है आपको, ये समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सेपरेशन जो होगा वो x प्लस V6 होगा। अब V6 की वैल्यू क्या थी वहां पर, तो x प्लस V6, अब V6 की वैल्यू वो हाफ इंटू V5 प्लस T1 है, तो हाफ और ब्रैकेट में V5 प्लस T1 की तो वैल्यू दी गई थी, T1 4 है, ठीक है, ये रखो। अब उसमें V5 की क्या वैल्यू है, एक बार V5 की भी वैल्यू चाहिए होगी हमें। सर वो V4 प्लस 6 हो जाएगा सर, तो वो V4 प्लस 10 टोटल हो जाएगा। हाँ, V5 की वैल्यू चाहिए, तो V5 की वैल्यू ये है 2/3 टाइम्स V4 प्लस 6। ऐसे ना सब्स्टिट्यूट करते जाना है आपको यहाँ पर, और अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा देखो जरा आपका ना, बड़ा अजीब सा ही आंसर आएगा, क्या होगा इसमें आंसर। और एक काम और करना है तुम्हें, y को x के फॉर्म में क्या लिखोगे, y इक्वल टू, देखिए a minus t1 plus t2 सर 30 plus माइनस x। एक्स। तो a दे रखा है बच्चा, yes, a की वैल्यू 40 है, तो 40 सर और उसमें जो से T1 सर प्लस जो T2। V6 आ रहा था वो 38 आ रहा था, अगर कैलकुलेशन सही है तो। yes, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, ये y इतना आएगा क्या, बोलो जरा एक मिनट, y की वैल्यू क्या 40 माइनस 10 प्लस x होगी। सर 30 माइनस एक्स। तो जरा एक बार yes, सब्स्टिट्यूशन ठीक है। करो, आप एक बार सब्स्टिट्यूशन करके देखो कि लास्ट में आंसर बना क्या है मेरा, मतलब यहाँ पर अभी काफी थोड़ा सा मेहनत करनी है, V5 को रखना है यहाँ पर। तो V5 को हम 2/3 V4 प्लस 6 रखेंगे, तो यहाँ पर 2/3 इंटू V4 प्लस 6 रखेंगे अभी, फिर V4 को रिप्लेस करना होगा मुझे, है ना, V4 की वैल्यू, तो V4 की वैल्यू यहाँ पर है 3 टाइम्स y प्लस 4 प्लस एक्स। सर V4 102 आ रहा है। नहीं, पूरा आंसर क्या आ रहा है आपको ना, अब यहाँ पे करते जाओगे ना, तो जैसे जैसे करते जाओगे तो V4 रिप्लेस होगा, तो V4 को रिप्लेस कर लेते हैं 3y प्लस 4 प्लस एक्स के थ्रू। तो यहाँ पर बेसिकली 3y प्लस 3x प्लस 12 ये V4 की वैल्यू है, और प्लस 6 और है, और लास्ट में 4 है। मेरे ख्याल से सब सही चल रहा है इसमें, V4 प्लस 6, हाँ ये ठीक है, और लास्ट में 4 है। तो अल्टीमेटली जो आंसर, और y को रिप्लेस करेंगे यार यहाँ पर, तो y को इससे रिप्लेस करेंगे 30 माइनस एक्स के थ्रू। सर 38 प्लस एक्स आ जाएगा V6। यस लास्ट आंसर क्या आएगा, मतलब पूरा ये डिस्टेंस कितना आएगा ये बताएं आप, फाइनल आंसर में ये डिस्टेंस की वैल्यू। 38 plus x। सर 38 प्लस एक्स। सर 68 सेंटीमीटर आ रहा है। ये x नहीं आ रहा आंसर में, बच्चा एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो आप लोग, हाँ, क्योंकि मेरे को बार बार पेजेस पलटने पड़ रहे हैं, आप नोटबुक पे लिख रहे होगे। आंसर में, लास्ट वाले आंसर में x आएगा या नहीं आएगा ये देखना है आपको। तो V3 गलत मार्क नहीं है डायग्राम में? V3 यस सर, कैसे, सरफेस 3 से डिस्टेंस होना चाहिए उसका, इमेज का। एक सेकंड बच्चा, कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। बात सही कह रही है ये, V3 यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है,
V3 जो है ना वो सही बोल रही है कि सरफेस 3 से होना चाहिए था वो, क्योंकि वो सरफेस 3 से इमेज बन रही है। तो ये V3 डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर गलत मार्क कर दी है, सही बोला इसने, ये इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये V3 यहाँ तक का आएगा पूरा आंसर। तो अब मिरर वाला भी आंसर पलट जाएगा मेरा, फिर मिरर वाला जो आंसर आएगा वो ना पलट जाएगा फिर, तो क्योंकि उसमें फिर y और ऐड होगा एक बार। तो ये 4 + x और इसमें y और ऐड करेंगे। अब जब इसमें y ऐड होगा तो इसमें यहाँ पर 2y ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ठीक है यहाँ 2y ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसको हम क्या करेंगे, 2y कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ कहीं पर 2y यानी कि 6y का फैक्टर आएगा यहाँ पर एक, और फिर y को जब रिप्लेस करेंगे ना, मेरे ख्याल से आंसर है फाइनली 68, है ना। फाइनली कृष्णा जी, फाइनल आंसर में x नहीं आना चाहिए एक्चुअल में, इसमें लास्ट में जब सब सारे सब्स्टिट्यूशन किए जाएंगे तो उसमें यस सर, x नहीं आएगा सर, सही है। 68 आंसर आ रहा है आपका। यस सर। यस सर। ये बच्चा ये V3 वाली गलती पहले बता देती, तुम लोग तुमको मतलब वेट कर रहे थे क्या कि आंसर सर का गलत आया तब मजा लूंगी मैं भाई। ये V3 तो मैंने बताने की कोशिश करी थी, आप सम कंटिन्यू कर रहे थे, तो फिर नहीं मेरे को नहीं, लगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब इतनी लेंदी कैलकुलेशंस होती है ना तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं बच्चा, थैंक यू। अब देखो यार, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपका आंसर आया 68। ये जनरलाइज अप्रोच है, बट आप खुद देख रहे हो कि इसके अंदर चांसेस ऑफ एरर कितने ज्यादा हैं। मतलब किसी भी एक स्टेप पर अगर हमसे जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मतलब किसी भी एक स्टेप पर अगर आपने थोड़ी सी या किसी भी वजह से मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है भाई, आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, तो वो प्रोपोगेट कर जाएगा आपका, बिकॉज एक एक स्टेप की कैलकुलेशन अगले स्टेप पर कैरी हो रही है, यहाँ की कैलकुलेशन अगले स्टेप पर कैरी हो रही है। तो किसी भी एक स्टेप का एरर आगे तक प्रोपोगेट कर जाएगा और फाइनल आंसर गलत आ जाएगा आपका। अब 2-3 बातें इसमें समझने वाली हैं। एक तो फाइनल आंसर में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है स्लैब से वो मैटर नहीं कर रहा, यानी स्मॉल एक्स मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या लगा सकते थे, इसको ऑब्जेक्टिवली करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, सुनना। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में स्लैब के केसेस में ना शिफ्टिंग का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना। वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ, ये शिफ्टिंग का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि स्लैब्स की वजह से शिफ्टिंग आती है जिसमें थिकनेस और 1 - म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड से। शिफ्टिंग इक्वल्स टू टी 1 - म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। अब ध्यान से करना लेकिन इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला नोट कर लो शिफ्टिंग वाला। अब इसके बाद इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो देखिएगा, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको। ये आसान तरीका है इसको करने का, ये लेंदी प्रोसेस है। अब आप इसको अगर आप शिफ्टिंग वाले मेथड से करना चाहो, देखो तो हमारे पास यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एक स्लैब रखा था हम लोगों ने और एक स्लैब इसके पीछे रखा था, ऐसे 2 स्लैब रखे थे और पीछे मिरर था। ये शायद 4 सेंटीमीटर थिकनेस वाला था, ये 6 सेंटीमीटर की थिकनेस थी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक 2 था शायद, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 था, और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब इसमें एक काम करो, देखो शिफ्टिंग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब शिफ्टिंग जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट शिफ्टिंग निकालोगे दोनों स्लैब्स का मिला करके, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, T1 1 - म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब 1 प्लस T2 इंटू 1 - म्यू सराउंडिंग ऑफ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब 2। बट यहाँ पर सराउंडिंग कौन से लेनी है, इस पर बड़ा ध्यान से सुनना। सराउंडिंग हम ये लेंगे दोनों स्लैब्स के बाहर, मतलब हम दोनों स्लैब को मिला करके ना एक सिस्टम की तरीके से मान रहे हैं, कंपोजिट स्लैब मान रहे हैं। दोनों स्लैब मिला करके आप इसको एक कंपोजिशन मान रहे हो, कंपोजिट स्लैब। तो इस कंपोजिट स्लैब का सराउंडिंग देखेंगे आप, इंडिविजुअल सराउंडिंग नहीं। और कंपोजिट स्लैब की लेफ्ट साइड पर भी एयर है और राइट साइड पर भी एयर है, तो हम यहाँ पर सराउंडिंग को रिप्लेस करेंगे एयर से, दोनों ही फॉर्मूलों में एयर से रिप्लेस करेंगे। और T1 4 ऊपर 1 रख देंगे, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले स्लैब का 2, देन 6 1 - अगेन 1 डिवाइडेड बाय सेकंड वाली स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। अब इसको हम जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आएगा इसकी वैल्यू। सर 8 बनेगा। 8, ओके पक्का ना। 2 और 8 तो 6 6 बन रहा है।
8 नहीं बन रहा यार, ये 6 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 6 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होनी है। अब आप इसमें लॉजिक क्या लगाओगे देखो, और ये शिफ्टिंग 2 बार होनी है, जानते हो कैसे? 2 बार शिफ्टिंग क्यों होनी है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट से पहली बार जब इस कंपोजिट स्लैब पर रे जाएगी, कंपोजिट स्लैब पर, तो वो इस कंपोजिट स्लैब से लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बाय द कंपोजिट स्लैब। और उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब आप इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे तो यही शिफ्टिंग आप 6 सेंटीमीटर की कैलकुलेट कर रहे हो। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की एपरेंट लोकेशन क्या बन जाएगी? मिरर के लिए अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट एपरेंटली कितने डिस्टेंस पर है, सर 34। हाँ देखा डिस्टेंस तो आप इस रे से देखोगे ना, जो रे मिरर पर स्ट्राइक हो रही है, मिरर पर जो रे स्ट्राइक हो रही है, इसको बैक साइड एक्सटेंड करके देखो कि ये पॉइंट मिरर से कितने डिस्टेंस पर है। तो 40 - 6 यानी 34 पे। तो मिरर उसके हिसाब से क्या करेगा, 34 सेंटीमीटर पीछे जाकर के उसकी एक इमेज ड्रॉ कर देगा, इमेज कंस्ट्रक्ट कर देगा 34 सेंटीमीटर बैक साइड पर। लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं होगी, मतलब ये तो इमेज बाय द मिरर है, मतलब दिस इज, आप कह सकते हो कि इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन है, बट ये फाइनल इमेज नहीं है अभी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो एक बार और स्लैब से क्रॉस हो जाएगी। तो जब एक बार और क्रॉस करेंगे तो फिर ये पॉइंट 6 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर जाएगा, और फाइनल इमेज जो बनेगी वो आप देख लो। अब आप यहाँ से पता लगाओ फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट करें अगर। 68 आएगा। सर 58 आ रहा। सेम आंसर आ रहा है जो पिछले इतने इतनी लंबी मेहनत करके आप आंसर लाए थे, उस आंसर को इस फॉर्मूले से आप जल्दी कर सकते हो। बस में बातें ध्यान रखने वाली कौन सी होती हैं, देखो इसमें कंफ्यूजन है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी ना तो ये कंफ्यूज भी कर जाओगे। इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये होता है कि भले ये स्लैब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्योंकि फर्स्ट थॉट माइंड में क्या आता है कि यार पहले वाले स्लैब की सराउंडिंग में तो स्लैब 3 है, और स्लैब 3 की लेफ्ट साइड पर स्लैब 2 है। तो म्यू सराउंडिंग को लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर कौन सा मीडियम यूज करना है मेरे को। तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं, सराउंडिंग का मतलब इंडिविजुअल स्लैब की सराउंडिंग की बात नहीं हो रही है। सराउंडिंग का मतलब इस पूरे कंपोजिशन का सराउंडिंग क्या है वो देखेंगे आप। तो पूरे कंपोजिट स्लैब को बात करें अगर, तो फॉर द कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्लैब्स, लेफ्ट साइड एयर है और राइट साइड एयर है, सो सराउंडिंग में हमने एयर को रिप्लेस किया है। μ1 और μ2 इन दोनों स्लैब्स के अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उसके हिसाब से, और शिफ्टिंग्स को आप इस तरीके से ऐड करते चले जाओगे। नंबर ऑफ स्लैब्स चाहे जितने भी हों, शिफ्टिंग्स को इस तरीके से ऐड करके क्वेश्चन को जल्दी और ऑब्जेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होता है ना, ये लेंदी वाला अप्रोच चलता है आपका, फिर ये वाला, ठीक है। इसमें 7 फिनोमिना देखने थे और ये कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब कि टाइम टेकिंग है और चांसेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें ज्यादा है। अभी क्लियर हुआ आपको, ये ऑब्जेक्टिव मेथड क्लियर हुआ ये वाला शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट? यस सर, यस। Yes, sir. आप देखो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर कंसेप्ट देखो, ये भी वैसे ही करना है, वैसे डबल स्लैब का कंसेप्ट यहाँ पर भी है। देखो एक और बात बता दें आपको, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, देखिए क्या किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे देखिएगा। मान लो आपके पास इधर मिरर रखा जाए और हम यहाँ कहीं पर एक स्लैब यूज करें, मान लीजिए। थोड़ा सा जल्दी से करके दिखा देते हैं आपको। कभी कभी ना फिगर्स ऐसे भी होती है, मतलब यहाँ पर एक स्लैब डाल दिया, फिर यहाँ पर एक स्लैब डाल दिया और बीच में गैप कर दिया, मान ले, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी स्लैब यूज करो, गैप है नहीं है फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको। अब अगर मुझे यहाँ पर इमेज ड्रॉ करनी होगी फाइनली, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो आप, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये थिकनेसेस को मैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और कुछ 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 नहीं मानते, उसको कुछ और मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट 4 है, और बाहर कुछ एक मीडियम है, आउटसाइड में एक मीडियम और है, कुछ अलग मीडियम है सपोज दैट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल 8 है। रैंडमली मैंने चूज किया है डेटा, और ऑब्जेक्ट हमारा उस मिरर से टोटल मान लीजिए 90 सेंटीमीटर पे है। कहाँ पर बनेगी इसकी इमेज, ये निकालना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी वही वाला मीडियम है, मतलब पहले दूसरे स्लैब के बीच में गैप है और दूसरा तीसरा स्लैब कंटिन्यूएशन में है।
तो भी आप यही कंसेप्ट लगाओ, स्लैब नंबर 1, स्लैब नंबर 2 और स्लैब नंबर 3, आप तीनों के शिफ्टिंग्स का फॉर्मूला निकाल करके टोटल शिफ्टिंग कर दो। तो T1 1 माइनस, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा इसमें, डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम लेके चलना है। तो पहली थिकनेस 3 सेंटीमीटर की है, इंटू 1 माइनस, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे बताओ यहाँ पर, सर 8 और डिनोमिनेटर में इसका 3। 3 अब दूसरे स्लैब की थिकनेस देख लो 6, 1 माइनस, उसके न्यूमरेटर में भी 8 होगा, डिनोमिनेटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, फिर तीसरा वाला स्लैब, ठीक है, तीसरे वाले स्लैब पर जाओ, उसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, 1 माइनस न्यूमरेटर में 8 और डिवाइडेड बाय उसका 4। अब ये टोटल वैल्यू जस्ट कैलकुलेट कर ले कितनी आएगी। और इतना अभी आपको पीछे से आंसर आइडिया लग चुका है कि इसमें जो शिफ्टिंग आती है वो 2 बार शिफ्टिंग होती है ना। तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा आपका, मैं फाइनली आपको इसे बता दे रहा हूँ कि जो लास्ट में इमेज -27, यस सर -27 हाँ, तो बस कोई दिक्कत नहीं, जो भी आंसर आ रहा है -27 है +27 है, कोई दिक्कत नहीं। आप लास्ट वाली इमेज प्लेन मिरर के केसेस में 90 माइनस 2 टाइम्स ऑफ शिफ्टिंग करिए, 2 बार शिफ्टिंग को लेस करिए। यानी 2 बार क्यों लेस कर रही है, ये समझ में आ रहा है आपको पिछले एग्जांपल्स के थ्रू? शिफ्टिंग है ना, एक बिकॉज स्लैब से रे 2 बार क्रॉस हो रही है तो 2 बार शिफ्ट करेगी, और तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2, और शिफ्टिंग को हम विद साइन रख देंगे यहाँ पर, विद साइन, जैसा साइन आ रहा है उसको उठा करके रख दो ऐसे ही। तो ये आपका 144। बस इतना होगा कि मतलब ऑब्जेक्ट से इतना दूर जा करके इमेज बनेगी, बस इसका ऑब्जेक्टिव तरीका यही है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको ये चीज? सर अगर पूरी सराउंडिंग में सर एयर हो और सिर्फ उन दोनों ग्लास स्लैब्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे सिर्फ वाटर हो, तो उसको वाटर का स्लैब मान लीजिए, 4 स्लैब हो गए। ओके स्लैब 1 और 2 के बीच में अगर वाटर है और ओवरऑल एयर है तो फिर हम वाटर को भी एक स्लैब मान लेंगे ना बीच में, 4 स्लैब्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, और चारों के कंपोजिट स्लैब का सराउंडिंग एयर को मानेंगे फिर। नहीं ऐसा में ओके सर ओके सर अगर ऐसा हो कि सर स्लैब 2 और स्लैब 3 वाटर से सराउंडेड है और 1 डिफरेंट से सराउंडेड है, सर फिर क्या करेंगे? मतलब लेफ्ट साइड डिफरेंट मीडियम, राइट साइड डिफरेंट मीडियम। ये सर मतलब जैसे जो 2 और 3 साथ में है सर, अगर 1 और 2 के बीच में किसी ने सपोज सर न्यूमेरिकल में किसी टाइप से पार्टीशन कर दिया कि सर राइट साइड में वाटर भर है और सर लेफ्ट साइड में एयर है, तो फिर सर क्या करेंगे उसमें? नहीं बच्चा देखो, तब वो केस अलग हो जाएगा ना। तो ये वही केस देखो, उस केस में क्या होगा, मैं आपकी बात समझ गया जो कहना चाह रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। ये लगभग वही क्वेश्चन है जो आप करना चाह रहे हो, बट यहाँ स्फेरिकल मिरर है एक्चुअल में, जो आप कहना चाह रहे हो वही है, ऑलमोस्ट वही चीज है। या फिर यहाँ पर देखें, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 स्लैब्स हैं, बीच में एयर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि शायद यहाँ पर भी, मतलब अगर मैं इसको मीडियम 1 लिखता हूँ और इसको मीडियम 2, तो आपका कहना है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को भी हम डिफरेंट कर दें, यही बोल रहे हो? यस सर, क्योंकि जैसे जब सर सूरज ने पूछा था सर, उसमें उसने बीच से पूछा था तो सर उसे अलग स्लैब ट्रीट कर सकते हैं, बट सर अगर सराउंडिंग्स ही डिफरेंट है दोनों साइड से तो फिर सर क्या करेंगे? बता रहे हैं, चलो देखो इसको करते हैं पहले एक बार, अभी इसी में समझा देते हैं। हालांकि ये स्फेरिकल मिरर है तो उसमें टाइम लगेगा, प्लेन मिरर जल्दी हो जाता है, बिकॉज स्फेरिकल मिरर में हमको यू और वी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिलहाल इसको कैसे करोगे देखो आप, अभी इसका कंसेप्ट तो समझ गए ना, 3 स्लैब हैं, तो इसको आप स्लैब नंबर 1, इसको एयर का स्लैब मान लीजिए, स्लैब ऑफ एयर मान लो इसको, और ये तीसरा स्लैब। तो पहले शिफ्टिंग कैलकुलेट करो कितनी आएगी इसमें, पहला पार्ट शिफ्टिंग की वैल्यू तो रखते जा रहे। देखो यार, पहला स्लैब जो है वो 45 सेंटीमीटर थिकनेस है, 1 माइनस, अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज बतानी है। पहले स्लैब के लिए न्यूमरेटर में क्या रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? सर तो 1.3 अपॉन 1.5। हाँ, ये पूरा कंपोजिट स्लैब देखना होगा आपको, पूरा कंपोजिट, पूरे कंपोजिट स्लैब की लेफ्ट और राइट पर वाटर है, तो आप न्यूमरेटर में सराउंडिंग में रखेंगे 4/3 और डिनोमिनेटर में 1.5 यानी कि 3/2।
सेकंड वाला स्लैब एयर वाला 24 सेंटीमीटर थिकनेस 1 माइनस सराउंडिंग में वाटर यानी 4/3 इन द न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पर तीसरा वाला 1.5 वाला है लेकिन उसकी थिकनेस 54 है, तो 54 1 माइनस अगेन 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको कैलकुलेट करना होगा कि ये कितना बन रहा है, शिफ्टिंग की वैल्यू क्या बन रही है, और आप तब तक कैलकुलेट करें, बाकी हम बता रहे क्या होगा इसमें। यहाँ से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये रियल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो रियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये तो ज्योमेट्रिकली ऐड कर लो, इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। रियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 20 + 45 + 24 + 54 + 10, ये सबको ऐड करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ऑपरेट कर दे यार, इसकी वैल्यू बता दो भाई, वरना टाइम लग जाएगा इसमें। टोटल वैल्यू जब निकालेंगे ना इसको, तो 45 -20 नहीं ये रियल डिस्टेंस जो आ रहा है, रियल डिस्टेंस ये पूछा आपसे, 20 + 45 + ये 5 to 7 78 88 और 108 150 108 53 153 आ रहा है। 153 ओके, और ये जो शिफ्टिंग आ रही है ऊपर वो कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मिरर के लिए आप एपरेंट डिस्टेंस क्या लोगे? मिरर के लिए एपरेंट डिस्टेंस बताएं। सर मिरर के लिए 150। हाँ, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, बस। तो आप रियल डिस्टेंस में से ना जो शिफ्टिंग आई है उसको माइनस करो, तो इट विल बी 153 एंड माइनस जो कुछ भी शिफ्टिंग आती है, अगर नेगेटिव आएगी तब भी आप -s करेंगे और उसमें s को माइनस के साथ रख देना, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 150 सेंटीमीटर। अब बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अब आप मिरर की इक्वेशन लगाओ, मिरर वाली इक्वेशन। तो मिरर वाली इक्वेशन जब लगाएंगे तो 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए हम इस 150 को यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस को, और इक्वल टू 1 द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो ऊपर मिरर का वो दे रखा है आपको, फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर है, और ये कॉनकेव मिरर है तो साइन कन्वेंशन में माइनस होगा ये भी। सर वी भी 75 आएगा। v 75 नहीं 150 आएगा, एक बार -50। -150। हाँ सर, सॉरी सर। v हमारा -150 आ जाएगा। इसका मतलब सर हाँ जी, सर इसमें भी तो मिरर से दोबारा रिफ्लेक्ट करके आएगी, तो 150 - 2 इसका नहीं 150 मेरा आंसर नहीं है यार अभी। मैं आप निश्चिंत रहे, आंसर नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या बनने वाली है। देखो एक्चुअली अगर मैं बता रहा हूँ, वो रे डायग्राम से समझना होगा आपको। रे डायग्राम से क्या होगा, यहाँ से कोई रे ऑब्जेक्ट से गई होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऐसे मान लो मिरर की तरफ जाएगी लेकिन स्ट्रेट नहीं जा पाएगी। आप ऐसे मानो कि यहाँ से कोई रे निकली होगी, लेकिन ये रे स्लैब्स की वजह से इस रास्ते पे जाएगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ स्लैब ये रे डिसकंटिन्यू हो जाएगी यहाँ से और लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ये रे लैटरली डिस्प्लेस करके, मैं आपको रे डायग्राम के थ्रू दिखा दे रहा हूँ सब कुछ की हुआ क्या है यहाँ पर। तो ये जो मिरर पर रे स्ट्राइक करेगी वो अपेरेंटली 150 से आ रही है, इसी पॉइंट को पीछे बढ़ा करके आप 150 दिखाओगे। आपको मैं रे डायग्राम्स के थ्रू पूरा समझा देता हूँ। ये पॉइंट जो अपेरेंटली है ना, ये डिस्टेंस आपका 150 है। अब एक्चुअली इसमें तो बड़ा स्पेशल न्यूमेरिकल बन गया। जानते हो क्या स्पेशल न्यूमेरिकल बन गया? 150 जो कि फोकल लेंथ का डबल है यार, फोकल लेंथ का डबल। इसका मतलब ये रेडियस के बराबर आ चुका है, और ये रेडियस के बराबर आने का मतलब मिरर पर जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो एक तरीके की नॉर्मल इंसिडेंस हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो। तो जो लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है किसी भी मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट भी उसी रास्ते से होगी। तो अब ये लाइट इसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन फिर इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट वापस इस तरीके से नहीं जा पाएगी, क्योंकि स्लैब की वजह से वो एक बार फिर लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगी और वापस कहाँ पे जानी चली जाएगी ये रे, फिर से उसी ऑब्जेक्ट पे जानी चली जाएगी। आई बात समझ में? 2 बार शिफ्टिंग इसमें भी होगी। यस सर। यानी अल्टीमेटली इमेज कहाँ बन रही है? सर ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है। ऑब्जेक्ट से एक कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा स्तुति, यहाँ पर क्या है जो आपने पूछा है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, इसलिए कि अगर हम स्लैब और मिरर के बीच में एक अलग मीडियम बाई चांस मान लेते ना, तो उसको हाँ उसका एक तरीका अलग हो जाएगा। उसमें क्या होता है वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं समझा जरूर दे रहा हूँ। सर क्योंकि उसमें सर फिर कॉम्पोजिट ब्लॉक नहीं ले पाएंगे ना उसको। नहीं उसमें क्या होगा ना, उसमें अगर हमारा मान लो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना करके और एक स्लैब मान लेंगे, इसको एक स्लैब मान लेंगे, और बचे हुए पोर्शन को ना, आपको बचे हुए पोर्शन को एक लेंस मानना पड़ेगा जिसमें बैक साइड पर सिल्वरिंग है, सिल्वर्ड लेंस। तो सिल्वर्ड लेंस का एक अलग कंसेप्ट अभी हम लोग थिन लेंस में पढ़ेंगे, तो वहां तक वेट करो उसका, तो डिस्कस हो जाएगा ये टॉपिक भी वहां पर। क्योंकि अभी अगर हम करेंगे ना, तो अभी हम जनरलाइज प्रोसेस से करेंगे, वो 7-8 स्टेप लगेंगे। क्योंकि जनरल प्रोसेस में देखो, एक बार सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन, फिर सरफेस 2 पर रिफ्रैक्शन, फिर सरफेस 3 पर रिफ्रैक्शन, फिर सरफेस 4 पर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, 4 रिफ्रैक्शन, 5वां रिफ्लेक्शन, और फिर से 4 रिफ्रैक्शन। यस तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो वेट कर लो सर लेंस तक का वेट कर लो, इसका छोटा मेथड मिल जाएगा तुम्हें वहां पर। हाँ जी, सर अगर जैसे ये जो है मीडियम चेंज हो जाएंगे मीडियम पे, तो लेफ्ट वाले मीडियम को हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का एक स्लैब मान सकते हैं। हाँ मान लीजिए। उससे लेकिन अच्छा, पर्पस ठीक क्या है। अचीव होगा? पर्पस कोई अचीव नहीं होगा ना, मान तो लेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए कोई पर्पस अचीव नहीं होगा मेरा। इसमें क्या करेंगे, देखो यार, इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, फिर बता रहे हैं आपको लास्ट में क्या करना चाहिए इसमें। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे? इसमें भी शिफ्टिंग का सर कंसेप्ट है। सबसे पहले तो हम लोग सर एफ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे सर, फिर उसके बाद फिर शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगा के इमेज 1 और इमेज 2 लोकेट। बट इसमें प्रॉब्लम वही होगी ना, एक तरीके सर से। इसमें देखो बच्चा, प्रॉब्लम समझो आप, हर जगह ना हर चीज नहीं काम करती है, क्योंकि प्रॉब्लम फिर वही हो गया जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे। आप जो कैपिटल एफ है वो यहाँ रखा हुआ है आपने, आप उसके रे डायग्राम्स को स्टार्ट करो। उसकी जो रे आएगी, सबसे पहले वो कौन से सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ सरफेसेस की। सरफेस 1 कर दे रहे हैं, इसको सरफेस 2 कर दे रहे हैं, और इसको मिरर को 3rd नंबर दे दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर अगर 2 पे रिफ्रैक्ट करेगी। तो जो रे लेके जाओगे वो पॉइंट 2 पर रिफ्रैक्ट होगी, फिर 2 से रिफ्रैक्ट होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। तो हम रे डायग्राम बनाएंगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हम ना वर्बली चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मतलब पहले स्टेप पर अगर आप चलो, तो पहले स्टेप पर, फर्स्ट स्टेप, इसको ना ऐसे भी करना होगा आपको। पहले स्टेप पर हम सरफेस नंबर 2 से रिफ्रैक्ट होंगे, बिकॉज सरफेस 1 पे तो ऑब्जेक्ट रखा ही है आपने, तो सरफेस 1 पे कोई रिफ्रैक्शन पहली बार नहीं होगा। लाइट आएगी, सरफेस 2 पर रिफ्रैक्ट होगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v इक्वल टू μ2, प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 3/2, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सरफेस 2 से 45 सेंटीमीटर। ठीक, सर ये 40 आ जाएगा सर। जो भी आ जाए, 40 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 40 इसके बाद क्या होगा ये बताओ नेक्स्ट। सर ये रिफ्लेक्शन करके इसी पे एक कर्वेचर पे रिफ्लेक्शन करेगा सर, और सर वो 40 पे ही जाएगा वापस, क्योंकि सर इसकी जो गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 40 है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हुआ। मैं अगर मान लो नहीं भी होता तो मैं फॉर्मूला लगाता 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे ना, तो यहाँ सर पर 40। फिर गलती कर रहे हो। अगर ये ऊपर वाला 40 आ रहा है जैसा तुम बता रहे हो, 40 + 20 40 + 20 हो जाएगा। हाँ, सर ये 40 सेंटीमीटर सरफेस 2 से डिस्टेंस है। अब जब अगली बार मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो मिरर के पोल से डिस्टेंस दिखेंगे ना यार, यस सर, यस सर। तो वो 40 कहाँ हुआ, 40 सेंटीमीटर तो सरफेस 2 के पीछे जाकर के इमेज बनेगी, उसमें और ऐड करो 20, यानी ये 60 रखना होगा यहाँ पर, और इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसके रेडियस से आएगी, 40 सेंटीमीटर का रेडियस है तो फोकल लेंथ -20 आएगी। अब इससे आप v निकालोगे, कितना बनेगा, -30 -30। मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ इसलिए आपको ना वर्बली, -30 का मतलब ये इमेज कहाँ पर बन रही है, पोल के किस तरफ बन रही है, पोल के ऊपर है या पोल के नीचे है, सर ऊपर है। पोल के ऊपर। अब इस इमेज को, अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, सरफेस 2 पर फिर से प्लेन सरफेस तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो अब की बार फिर एक रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 होगा ना, तो फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, अब की बार v फिर निकालेंगे। तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, μ2/μ1। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब लाइट वापस सरफेस 2 पर जाएगी तो वो 4/3 के मीडियम से 1.5 के मीडियम में जाएगी। तो न्यूमरेटर में 3/2, डिनोमिनेटर में 4/3 इनटू, अब क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, 10। हाँ जी, ये जो 30 सेंटीमीटर है ये फ्रॉम पोल ऑफ मिरर है, और ऊपर की तरफ है माइनस होने की वजह से।
तो जो चीज मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है वो इस सरफेस 2 से कितने डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। उसको यहाँ पर 10 रखो। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी यहाँ से जो v की वैल्यू मिलेगी। तो ये कुछ ऐसा आएगा मेरे ख्याल से 9/8 इंटू 10, 90/8 करके कुछ आ जाएगा, 45/4 है ना, 45/4 मेरे ख्याल से, मतलब कि 11.25 सेंटीमीटर। किस तरफ होगा ये? सरफेस 2 से किस तरफ होगा? तो प्लेन सरफेस में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज होती है। तो मिरर से जो इमेज बनी थी -30 वाली, वो मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर ऊपर थी, यानी कि सरफेस 2 के भी ऊपर थी वो। तो सरफेस 2 से जो इमेज बन रही है वो 11.25 सेंटीमीटर सरफेस 2 के ऊपर है। 11.25 सेंटीमीटर सरफेस 2 के ऊपर। इसके बाद क्या होगा? फिर से एक बार, एक और स्टेप बचा है अभी। फिर अब आप रिफ्रैक्शन दिखाओगे किसके थ्रू? सरफेस 1। अब फिर से तो फाइनली क्या, अब क्या आंसर लिखेंगे? देखो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? v इक्वल टू, अब जब सरफेस 1 पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वो 1.5 के मीडियम से एयर में जा रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 3/2 इनटू, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? तो अब आपको 45 माइनस 11.25। हाँ जी, 45 माइनस 11.25। अब ये आंसर किधर आएगा? इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये लास्ट इमेज होगी। ऑप्टिक्स का ये वाला सेगमेंट खतरनाक सेगमेंट है भाई इसमें, क्योंकि लोग क्या होता है ना, फॉर्मूले लगाने के चक्कर में बिना समझे गड़बड़ करने लगते हैं। और सही तरीका तो एक्चुअल में यही है कि हम रे डायग्राम्स को फॉलो करें, बिकॉज मैकेनिक्स को हैंडल करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम और रे ऑप्टिक्स को हैंडल करने के लिए रे डायग्राम, ये अदरवाइज दिक्कत होने लगती है। फिर ये v जो आएगा ये f के नीचे आएगा। हाँ, ये देखना है किधर की तरफ है। देखिए, नहीं, रिफ्रैक्शन एट 2 से जो v निकाला ना आपने 11.25, ये कहाँ है? ये 11.25 वाली चीज सरफेस 2 के ऊपर थी, तो सरफेस 2 के ऊपर 11.25 यानी कि टॉप सरफेस से 45 माइनस 11.25 नीचे थे हम, तो नीचे ही इमेज बनेगी, टॉप सरफेस के नीचे बनेगी ये इमेज। तो वैल्यू इसकी जो भी आ जाए, आंसर आप लिखोगे बिलो द टॉप सरफेस। ठीक है? यस सर। यस चलिए 22.5 आ रहा है इसका आंसर, बता रहे हैं उत्तर यही आ रहा होगा 22. लास्ट आंसर 22. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर जो सेकंड रिफ्रैक्शन पे 11.25 आया है और सर अगर वो 45 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाता है तो क्या हम लोग सेकंड वाला रिफ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं जो फर्स्ट सरफेस से होगा? बच्चा, रिफ्रैक्शन तो होगा ही, एक्चुअली वो सिर्फ ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल होने का फर्क होता है। देखिए, इसीलिए ना कहा जाता है यार कि अगर हमको परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए इसमें, देखो क्या होगा एक्चुअल में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको रे डायग्राम्स बनाने की, तो मतलब यहाँ से सब, मतलब एक डायग्राम यार बनाए तो कहाँ बनाए, तो इसमें डायग्राम टाइम बहुत लगता है। चलो एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ डिफरेंट कलर। सबसे पहले आप इससे एक रे लेकर के आओगे। पहली इमेज हम लोगों ने कहाँ पर निकाली है? 40 सेंटीमीटर पे। तो जानते हो क्या होगा? जो पहली वाली रे ऐसे जाएगी, ये रिफ्रैक्ट होकर के मिरर पे जाएगी। मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो रिफ्रैक्ट होकर के पीछे की तरफ लेके जाओगे ना इसको, पहले रिफ्रैक्शन के बाद जब बैक साइड पे जा रहे हो, तो जिस पॉइंट पर आप पहुंचोगे, ये पॉइंट आपने 40 सेंटीमीटर पे निकाला है। ये डिस्टेंस आपकी 40 आई थी पहली वाली कंसेप्ट में, ये वाला। इसीलिए 40 में फिर 20 ऐड करके मिरर के लिए सॉल्व किया गया है। मिरर से आंसर 30 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और अब मिरर से 30 पर बन रही है, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, 30 यहाँ कहीं पर बनेगा। लेकिन अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा बच्चा, ऐसे देखो, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जो भी लाइट पीछे जाएगी, आप लाइन की मूवमेंट को देखना, लाइन की मूवमेंट को। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब हम वापस इस सरफेस पर आएंगे, तो क्या फिर इसी डायरेक्शन में जाएंगे? क्या वापस इसी डायरेक्शन में जा पाएंगे हम लोग? सेम पाथ को कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर डेविएट करना होगा मुझे यहाँ से? डेविएट होगा। तो डेविएट हो गए यहाँ से। अब मान लो ये डेविएट करके ऊपर भी चला जाता है,
आपका ये कहना है कि यहाँ से डेविएट करके मान लो हम ऊपर चले भी जाते, तो आप ये सोचो क्या ये रे वापस ऊपर जाती? आप ये तो कह रहे हो कि आंसर ये 11.25 ना आकर के मान लो 45 से बड़ा होता, तो उसका मतलब ये होता कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे अपर स्लैब के ऊपर कहीं जाना चाहती है, तो हम उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लेंगे यार। तब ये डिस्टेंस काउंट करोगे आप। अभी तक क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही आएगा, वैसे थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू समझा पाएंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन में यही डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन हो रही है ना सर? तो थोड़ा सा वेट करो, और क्वेश्चंस आएंगे अभी, है ना ऐसे, ओके सर, थैंक यू। तो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। इसमें ये सब कंफ्यूजन आती हैं ऑप्टिक्स में। एनीवे देखो ये बच्चा, देखो ये मल्टीपल मीडियम्स हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हैं, इसको ऑब्जेक्टिवली करना है आपको, सिर्फ रिफ्रैक्शंस हैं। ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे? देखो सरफेस 1 पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस v1 जो आएगी सरफेस 1 पे, अब मैं इसको ऑब्जेक्टिवली करने जा रहा हूँ यार। इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2, इसको μ3 और इसको μ4। सरफेस 1 से जो v1 आएगा वो बेसिकली लिखा जाएगा μ2 बाई μ1 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a। लेकिन जब सरफेस 2 से आप इमेज के डिस्टेंस निकालोगे सरफेस 2 से, तो सरफेस 2 में आप μ2 से μ3 जाना चाहते हो, तो यहाँ लिखोगे μ3 बाय μ2। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ध्यान रखना है, पहले सरफेस पर जब आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाली है तो ये फ्रॉम द सरफेस S1 है, यानी कि ये μ2 बाय μ1 a प्लस और क्या करेंगे इसमें, अब की बार आप सर b। अब जब तीसरे सरफेस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, थर्ड सरफेस पर, तीसरे सरफेस पर जब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो अब आप μ3 से μ4 जा रहे हो, सो μ4 डिवाइडेड बाय μ3 इनटू ये जो v2 कैलकुलेट कर रहे हैं ये सरफेस 2 से है, v2 को मैं मल्टीप्लाई करके लिखना चाहता हूँ, ये μ3 बाई μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये μ3 बाई μ1 इंटू ए प्लस कुछ और आ जाएगा μ3 बाई μ2 मल्टीप्लाइड बाय b। बट ये आंसर नहीं होगा यार, ये डिस्टेंस अभी आंसर नहीं है मेरा। क्या कर रहे हैं इसमें और ऐड? सर सी प्लस सी और ऐड करेंगे, तो ये आपकी लास्ट इमेज आएगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट का रियल लोकेशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट लोकेशन आएगी, एपरेंट आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शंस, इस ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट लोकेशन होगी वो सरफेस S3 से, सारे रिफ्रैक्शंस होने के बाद सरफेस S3 से ये डिस्टेंस आपने v3 कैलकुलेट किया है। और उसको सिंप्लीफाई करो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये भी। v3 को यस सर वो v4 μ4 कॉमन हो जा रहा है, प्लस c अपॉन μ3 प्लस b अपॉन μ2 प्लस a अपॉन μ1 ऐसा बन रहा है। μ4 कॉमन हो जाएगा और ये आएगा a डिवाइडेड बाय μ1 प्लस b डिवाइडेड बाय μ2 प्लस c डिवाइडेड बाय μ3। एक बार वेरीफाई करना ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको इसमें? कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है अगर मल्टीपल सरफेसेस हैं तो? यस सर। सर लास्ट सरफेस और इनटू लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, मतलब a अपॉन μ1 प्लस b अपॉन μ2 प्लस c अपॉन μ3 और सबको बाहर μ4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो रियल और एपरेंट लोकेशन अगर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे तो हम ऐसे निकाल लेंगे। बट ये बहुत केयरफुल रहना कि आप जो भी डिस्टेंस बता रहे हो ना, डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एरर होती है हमेशा, 100% एरर होती है एग्जाम टाइम्स पर भी। अब यहाँ पर आपको ना वेलोसिटीज का क्वेश्चन है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के अंदर वेलोसिटीज, ये μ1, ये μ2, ये μ3 और ये μ4। अब आपसे मैं कुछ पूछूंगा, इसमें ऑब्जेक्टिवली आंसर करना है, सब्जेक्टिवली नहीं। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट लोकेशन होगी वो कितनी दूर होगी? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर क्या बनेगी अगर आप इसको समझ गए पिछले वाले क्वेश्चन से? अभी आपको पीछे बताया गया कि ऑब्जेक्ट की जो रियल लोकेशन है, ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी रियल लोकेशन पर अपीयर ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट अपीयर होगा अपनी एपरेंट लोकेशन पे। और अभी पीछे इसका एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न एनालाइज किया गया था कि जो एपरेंट लोकेशन है वो सरफेस 3 से कितना पीछे है, एपरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस 3 अगर देखा जाए तो जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसको, ये आया था μ4 और इधर आया था a डिवाइडेड बाय μ1 प्लस b डिवाइडेड बाय μ2 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय
μ3। तो ये डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस सरफेस S3 से है। ऑब्जर्वर से कितनी दूर हो जाएंगे हम लोग? तो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस प्लस डी और कर दीजिए इसमें। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में μ4 बाहर रहेगा, 1/μ1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1/μ2 डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये देखना पड़ेगा इसमें क्या कॉन्स्टेंट्स हैं और क्या वेरिएबल्स हैं, तो कुछ डिफरेंशिएशंस जीरो भी आएंगे इसमें से, प्लस 1/μ3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आएगा, और प्लस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ d। अब इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो आप ये बताओ, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट के मोशन में डिस्टेंस a वेरिएबल हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर भी मोशन में है तो डिस्टेंस d भी हमारा वेरिएबल है। लेकिन ये सरफेसेस रेस्ट पे हैं, तो अगर सरफेसेस स्टेशनरी हैं तो b हमारा फिक्स डिस्टेंस है और c हमारा फिक्स डिस्टेंस है। अब आपका लास्ट आंसर क्या आएगा बताएं इसके हिसाब से। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई हो गए, फाइनली जब आंसर आएगा इसका, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। सो μ4 1/μ1 dA/dt को क्या रखेंगे यहाँ पर बता, अगर ये वेरिएबल है तो dA/dt की वैल्यू किससे रिप्लेस करोगे? सर -v1 और इधर d/dt ऑफ डिस्टेंस d, तो ये v4, और dB/dt को हम 0 पुट करेंगे, dB/dt की वैल्यू 0, और ऐसे ही dC/dt भी 0 होगा। अगर सरफेसेस मोशन में होंगी तो ये वैल्यूज भी नॉन जीरो आ जाएंगी। मान लो सरफेस 1 या सरफेस 2 में से किसी के पास वेलोसिटी है, तो ये मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके, इनके बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं है, मतलब बहुत छोटे मेथड्स, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है चैप्टर में। फिलहाल तो dA/dt को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ v1 से, dB/dt और dC/dt 0 हो जाएंगे, और dd/dt जो आएगा dd/dt वो हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ v4। ये आंसर आएगा। ओवरऑल माइनस में आंसर आने का मतलब क्या होगा यार? ओवरऑल आंसर भी आपका माइनस में ही आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर में माइनस में आने का मतलब कि ऑब्जर्वर की रिलेटिवली ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा होगा। माइनस में आने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी माइनस में आने का मतलब अप्रोच किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा होगा विद दिस मच रिलेटिव स्पीड। इस क्वेश्चन को इसलिए भी बोल रहा हूँ यार, मैकेनिक्स वाला रिलेटिव स्पीड और ऑप्टिक्स वाला रिलेटिव स्पीड में फर्क दिख रहा है आपको? अगर ये मैकेनिक्स होती और पूछते कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में रिलेटिव स्पीड कितनी है, क्या बोलते उस टाइम पर? उसका आंसर एक ही होता सर। सर उस मतलब टाइम पे हम लोग बोलते v1 + v2। v1 + v2 ना मैकेनिक्स में। यस सर। अगर ये दोनों सेम मीडियम में होते तो रिलेटिव स्पीड बनती v1 + v2, लेकिन मीडियम्स के फर्क होने की वजह से रिलेटिव स्पीड बदल जाती है, क्योंकि जो हमको दिखेगा उसी के हिसाब से हम लोग स्पीड मानेंगे, और दिखता क्या है वो आपका रे के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। चलो अब इनको बच्चा हम नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना, इन क्वेश्चंस की। मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आना चाह रहा था। एक ये लेक्चर जो था बचा हुआ, देखो इसको मैंने मैजिकल वर्ड क्यों नाम दिया था, सुनना। इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ये डबल रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन, पहले हमारा सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन होगा और फिर हमारा सरफेस 2 पर रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 की। तो सबसे पहले आप जब रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 1 की बात करें, फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, फॉर्मूला हम ऊपर लिख दे रहे हैं। कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला था μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय r। ये इसको यूज करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला। तो पहले सरफेस के लिए μ2 की जगह पर क्या रखेंगे, μ1 की जगह पर क्या रखेंगे, u की जगह पर क्या रखेंगे, r की जगह क्या रखेंगे। तो चाहो तो आप रे डायग्राम यूज कर सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। पहले सरफेस पर रे एयर से आ करके ग्लास में जाने वाली है, फ्रॉम एयर टू द ग्लास। तो इसका मतलब μ2 हमारा ग्लास वाला मीडियम हो गया, डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 एयर वाला मीडियम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस 1 के पोल से देखी जाएगी, तो सरफेस 1 के पोल से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस 2r है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से -2r है, इक्वल टू μ2 - μ1 एंड डिवाइडेड बाय रेडियस।
तो रेडियस का भी साइन देखना होता है आपको। तो सरफेस 1 को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब रेडियस के आगे लगाएंगे पॉजिटिव साइन। अब यहाँ से आप v कैलकुलेट करें कि क्या बनेगा इससे, पूरे जो v की वैल्यू बनेगी प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद। इसको करिए क्योंकि इसमें भी लॉजिक है आपका एक। इसको सिंप्लीफाई करके जो v आएगा कुछ आएगा मेरे ख्याल से समथिंग लाइक 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 3 करके कुछ ऐसा कुछ आएगा। मुझे वेरीफाई करना है इसको सॉल्व करके, पूरा अगर सिंप्लीफाई करते हो तो। कंफर्म कर दो तो आगे बढ़े इसमें। यस सर यही आ रहा यस सर 2 म्यू आर, यस सर यही आ रहा। ओके। यस सर। तो इसका मतलब जानते हो क्या निकाला आपने? ये लोकेशन ऑफ इमेज दिखा दी गई है, लोकेशन ऑफ इमेज एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। आप थोड़ा ध्यान से सुनना यार इसमें। क्या आप बता सकते हो कि ये पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है कि नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है? प्रॉब्लम समझो यहाँ पर क्या है। क्या हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये v पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि म्यू अननोन है, म्यू ही निकालना है आपको। फाइंड द रेंज ऑफ म्यू, वही अननोन है। तो ये तो इसका मतलब ये v पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। दो केस। अब इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ? क्योंकि आगे का कंसेप्ट क्या है आपका? पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है उसी इमेज पॉइंट को अगले सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट मानना है आपको। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो रिफ्रैक्शन एट 2 होगा, रिफ्रैक्शन एट 2, ध्यान से सुनना क्या करने जा रहे हैं। उसमें μ2 क्या रखेंगे, μ1 क्या रखेंगे, u क्या रखेंगे और r क्या रखेंगे? तो इतना तो क्लियर है कि सरफेस 2 पर जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी सरफेस 2 पर, तो वो रिफ्रैक्शन ग्लास से एयर की तरफ होगा। तो μ2 की जगह तो आप 1 पुट कर लोगे, μ2 की जगह 1 रख लेंगे इसमें। μ1 वो ग्लास हो जाएगा म्यू। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखना बाकी है, इक्वल टू 1 माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय सरफेस 2 का रेडियस जो कि r/2 है, और वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सरफेस 2 को भी अगर हम कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव साइड पर है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर क्या रखेंगे? सेकंड सरफेस के लिए दो केस लेट करके कर लेंगे सर, एक बार म्यू ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 3। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। देखो इसमें 3 केस बनेंगे, 2 ही नहीं बनेंगे। देखिए पहली बात क्या है कि v के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब हमें यही नहीं पता चल रहा कि पहले सरफेस की जो इमेज बन रही है वो पहले सरफेस की लेफ्ट साइड बन रही है कि पहले सरफेस के राइट साइड बन रही है, यही नहीं क्लियर है। और पहले सरफेस की अगर राइट बन रही है तो उसमें भी 2 केसेस हैं। पहले सरफेस से कितना राइट बन रही है? क्या वो पहले और दूसरे सरफेस के बीच में बन रही, या फिर सेकंड सरफेस के भी बाद बन रही है? कई सारे कंफ्यूजन है माइंड में आपके। बट टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं इसको रे डायग्राम से दिखाता हूँ। 3 पॉसिबिलिटीज रे डायग्राम से क्या है समझना है इसको। 3 पॉसिबिलिटीज एज पर द रे डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये हैं। अब मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, बस सिंपली ये दोनों सरफेसेस दिखा दे रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखा देंगे, एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, और एक पॉसिबिलिटी मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको देखिएगा। तो पहले सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट हो, पॉसिबिलिटी नंबर 1, और पहले से रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे सरफेस पर जाए। एक और पॉसिबिलिटी, पहले वाले सरफेस से लाइट जाए लेकिन वो रिफ्रैक्ट होकर के सेकंड सरफेस के भी आगे निकल जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वाले सरफेस पर लाइट जाए, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो, यानी कि फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट O की इमेज I1 आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन की इमेज I1 दोनों सरफेसेस के बीच में बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज का पॉइंट बनना चाहिए था वो सेकंड सरफेस के आगे जा रहा है।
फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बननी चाहिए वो पहले सरफेस की लेफ्ट साइड पर बन रही है। यहीं पर बता दीजिए अगर कोई डाउट हो तो, क्योंकि इसमें वापसी नहीं कर पाएंगे हम यार। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो अभी बता देना, बाद में वापस नहीं हो पाएंगे इसमें। सर ऐसा नहीं हो सकता इमेज इनफाइनाइट? वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको हैंडल कैसे करोगे यार? देखो, अगर मान लो पहला वाला केस हुआ तो ये जो डिस्टेंस आपने निकाला है ना 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3, ये डिस्टेंस है आपका 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 3, ये डिस्टेंस हुआ। दूसरा केस अगर बन रहा है तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3 है। और अगर तीसरा केस बन रहा तो तब ये डिस्टेंस हमारे लिए, लॉजिक पकड़ना यहां पर, ये डिस्टेंस हमारे लिए 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 म्यू होगा। क्यों? वो नेगेटिव होगा ना, तो सर समझ आ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव साइड की डिस्टेंस है। तीसरा केस तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3 नेगेटिव नंबर हो कोई, तभी इमेज पहले सरफेस के पीछे बनेगी। अगर ये पॉजिटिव नंबर आया तो पहले सरफेस की इमेज फर्स्ट सरफेस के राइट साइड बनेगी, अगर ये नेगेटिव नंबर आया तो इसके लेफ्ट बनेगी। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। इसके बाद कैसे हैंडल करें इसको? अब अगले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? अगले सरफेस तो देखो, अगर हम पहली पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो सेकंड वाले सरफेस के लिए जो यू रखोगे ना आप, यू फॉर द सेकंड सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3r। अब बताओ मैं क्या रखूं? सेकंड सरफेस के लिए यू क्या रखूं मैं? 3r minus 2 mu r upon 2 mu by 3। 3r माइनस 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 3, और इस पूरे के आगे साइन क्या लगाऊंगा मैं? माइनस। सर नेगेटिव। ठीक, तो मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ। देखो, मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर उसको पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 3r माइनस 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 3, ये आपकी पॉसिबिलिटी 1 के हिसाब से है। पॉसिबिलिटी 2 होती है अगर, तो यहाँ पर कुछ और होता, 1 अपॉन वी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, बाकी सब चीजें वैसी चलनी है, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर बदल सकते हो आप। अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी पे चले जाओ तो ना पॉसिबिलिटी 2 पर आते हैं। पॉसिबिलिटी 2 में सेकंड सरफेस के पोल से I1 तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, इसको u मानेंगे। कितना होगा ये? और ये पूरा 3r है आपका। बताओ। 3r minus 2 mu r upon नहीं, 3r माइनस नहीं होगा, उल्टा बोल रहे हो। सर 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो अब बदल गया। देखो इसका मतलब क्या कहानी हो गई यहाँ पर? यहाँ पर 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3 और माइनस 3r। अब इसके आगे साइन क्या लगाएंगे यार? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही रहने देंगे। सर पॉजिटिव। अब बताओ, ये दोनों इक्वेशंस अलग हैं कि एक ही है? एक ही हो गई सर। एक ही हो गए। और अगर आप तीसरी पॉसिबिलिटी में ले ले, थर्ड पॉसिबिलिटी, तो उसकी भी इक्वेशन में लिख के दिखा दे रहा हूँ। 1 अपॉन वी, फिर से देखना, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r बाय 2। तो माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, अब इसको हम बाद में लिख लेंगे, और यहाँ 1 माइनस म्यू अपॉन r बाय 2 है। थर्ड पॉसिबिलिटी में सेकंड सरफेस के पोल से I1 तक का पूरा डिस्टेंस, क्योंकि इसको u लेना है अब आपको। तो ये सर वो 3r प्लस 2 म्यू आर हो जाएगा। 3r प्लस 2 म्यू आर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 म्यू, और इसके पीछे साइन क्या लगाएंगे? सर नेगेटिव। अब देखो ये कुछ अलग है, 3 इक्वेशन बनी है, चेक करो तीनों अलग अलग है कि सेम ही है, मतलब पहली, दूसरी और थर्ड। एक बार ध्यान से देखना। सर सेम ही है। सेम है सर, एक्चुअली नीचे वाले का साइन बदल देंगे सर तो ब्रैकेट के अंदर एक और नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इस टाइप की सिचुएशन इन फ्यूचर कभी दोबारा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या जरूरी है कि मैं 3 केसेस लेकर के सॉल्व करूं, जब तीनों से सेम ही आंसर आना है? जब इक्वेशन सेम बननी है तो आंसर भी सेम ही आएगा फिर।
नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। यानी इन सर फ्यूचर मैथमेटिकली तो समझ गए सर, लेकिन इसको रियल लाइफ में मतलब का जितनी भी इमेज बनेगी सिर्फ एक ही जगह बनेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन है बच्चा, ये ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रही है, मैथ हो रही है अभी यहाँ पर कि मैथमेटिकली आपको बार बार सेम इक्वेशन मिलेगी। मतलब जब आपको ये कंफ्यूजन आ जाए, ये कंफ्यूजन तभी आएगी जब नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है यहाँ पर अगर, तो मुझे मालूम चल जाता है कि इमेज कहाँ बन रही है। अगर यहाँ पर म्यू और आर की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो 100% डिसाइड नहीं हो जाता कि पोल P1 के किस तरफ इमेज है। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब अल्फाबेटिकल होते हैं, तो अल्फाबेटिकल सिंबल्स में नंबर तो आ नहीं रहा सामने, कोई अल्फाबेट्स आ रहे हैं। अब अल्फाबेट से कैसे मालूम करोगे आप कि हम P1 के राइट बन रहे हैं कि P1 के लेफ्ट बन रहे हैं कि सरफेस 2 के आगे बन रहे हैं? तो ऐसी कंडीशंस को हैंडल करने का तरीका ये है कि आपको जो भी पॉसिबिलिटी माननी है मान लो, जो आपको कन्वीनियंट लगती है। आपको इन तीनों में से सबसे कन्वीनियंट केस कौन सा लग रहा है वो डिसाइड कर लो, ये अपनी अपनी चॉइस होगी। किसी को ये वाला केस कन्वीनियंट लगेगा, किसी को ये केस कन्वीनियंट लगता है, किसी को ये वाला केस कन्वीनियंट लगता है। कोई भी एक केस मान करके इक्वेशन बना लीजिए, आंसर सेम ही आना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसीलिए इसको मैंने मैजिकल वर्ड में नाम दिया था, क्योंकि ऑप्टिक्स ऑटोमेटिकली वो साइन कन्वेंशन की वजह से ये सब एडजस्ट कर लेती है अपने अंदर। मतलब आप आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हो, आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन बनाने के लिए मुझे मल्टीपल केसेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, इसे बोलो। यस सर। यस सर। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कोई एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, तीनों एक ही है बेसिकली, तीनों सेम इक्वेशंस हैं। तो अब आप थोड़ा सा एक मेहनत अभी और काम बचा है अभी आपका, इसको ना सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके v निकालना है। और मैं तो जहां तक मुझे इसका रिजल्ट कुछ याद है तो v कुछ ऐसा आता है, एक बार आप लोग कंफर्म जरूर करना, समथिंग लाइक ऐसा आएगा 9 म्यू माइनस 4 अपॉन कुछ था 10 म्यू माइनस 29, 10 म्यू स्क्वायर माइनस 29 म्यू प्लस 18। एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा तुम लोग को। यस सर, यस सर। हो सकता है कुछ मेरे को याद, क्योंकि ना, बट कुछ ऐसा ही आएगा अगर इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए तो। अब इसके आगे कहानी देखो, हमें करना क्या है। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ म्यू क्या होगा जहां पर ये वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव आना चाहिए कि v नेगेटिव आना चाहिए? रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में रिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, बोलो सर v नेगेटिव। v नेगेटिव। तो फॉर वर्चुअल इमेज, और एक r भी आया हाँ ऊपर आ रहेगा एक, सर, वो 9 - 4 में होगा ना? तो हाँ वही मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यार 9 - 4 म्यू, यस सर। 9 - 4 म्यू, देख लेना बच्चा है ना, श्योर कर लेना, कंफर्म कर लेना इसको, बट हाँ ऐसे कुछ आएगा। अब ये ना इनइक्वलिटीज होंगी आपकी, तो ये एक्चुअली डिनोमिनेटर को फैक्टराइज हो जाएगा 9 - 4 म्यू इंटू आर। अब आर को तो अलग कर दो आप, और यहाँ डिनोमिनेटर शायद फैक्टराइज हो जाएगा, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा शायद म्यू माइनस 2 और 20 और 9 10 म्यू माइनस 9। एक बार शायद देख लेना यार, है नहीं बच्चे? -2 -20 -9 म्यू प्लस, सही है यार ये? यस सर। बताओ इनइक्वलिटी लगाओ, वे अपना वेवी कर्व मेथड या जो भी लगाते हो, बताओ v के नेगेटिव आने के लिए म्यू का इंटरवल क्या होना चाहिए? म्यू की इंटरवल बताओ इसमें, अगर v नेगेटिव चाहिए आपको। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, 2 से 9/4 और एक 9/10 से माइनस इंफिनिटी। तो 9/10 से माइनस इन्फिनिटी का कोई फिजिकल मतलब नहीं है, मैथमेटिकल तो है, क्योंकि म्यू 1 से बड़ा होता है, ये आपको पता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, तो उसको तो आप जो नेगेटिव की जो रेंज आ रही है वो मैथमेटिकल है, फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से उसको हटा दीजिए। तो अब बताओ क्या आंसर बन रहा है आपका? म्यू शुड बी, मतलब उसका रेंज क्या आ रहा है? 2 से 9/4। 2 से 9/4। 2 से 9/4।
तो इस इंटरवल में वर्चुअल इमेज आएगी, बाकी सब में रियल इमेजेस आएंगी। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन था। एक तो ये कि इक्वेशन बनाते समय जो ध्यान देना है, और उसके आगे मैथमेटिक्स भी लग रही है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए आपको सामने कि आपको ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि पहले सरफेस की इमेज लेफ्ट है या राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मानना है मान लो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो। अल्टीमेटली डिफरेंट एजम्पशन लेकर के भी वही इक्वेशन बनेगी। तो जब सारे एजम्पशंस के थ्रू सेम ही इक्वेशन बननी है, तो कोई एक एजम्पशन लेकर के हम फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे, आंसर मेरा आ ही जाएगा उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। इसको भी आप अपने आप करेंगे। मैं थोड़ा ये टॉपिक पूरा कर दूं वरना रह जाएगा यार। फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे कोई भी हो, मतलब वर्ड फोकस अपने आप में ही आपको पता है कि क्या होता है इसका मतलब, फोकस करने का मतलब। आप पढ़ाई में फोकस करो चाहे कहीं भी फोकस करो, फोकस का मतलब होता है एक पॉइंट पर, मतलब टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। तो इंसिडेंट रेस को हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराते हो तो ये पैरेलल बीम सरफेस की वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पर जा करके फोकस कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। और जिस पॉइंट पर ये फोकस करती हैं, पोल से वहां तक का डिस्टेंस हम फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है फोकल लेंथ की किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए। और इसको निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे यार, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u एंड इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली जब इंसिडेंट बीम पैरेलल फॉर्म में आती है तो हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एट इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से ही पैरेलल रेज आ सकती हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग फोकस पॉइंट एक तरीके से एज इमेज पॉइंट बन रहा। तो हम इसी में u को इनफाइनाइट पुट कर देंगे और v की जगह पर हम रिप्लेस करके फोकल लेंथ कर देंगे। तो मेरा डायरेक्टली फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, यानी μ2 डिवाइडेड बाय दिस फोकल लेंथ विल बी μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है आपको। कभी कभी डायरेक्ट फोकल लेंथ के भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो μ2 डिवाइडेड बाय f है, इसको ऑप्टिक्स में एक और नाम दिया गया है, जैसे μ2 डिवाइडेड बाय f, इट इज आल्सो पावर ऑफ दिस सरफेस, पावर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इसके पावर का फॉर्मूला है, मतलब एक तरीके से ये डेफिनेशंस पढ़ रहे हो आप। ये दो रिजल्ट्स के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फोकल लेंथ निकालने के ऊपर और पावर ऑफ द सरफेस निकालने के ऊपर। कुछ लोग के माइंड में ये हो सकता है चल रहा हो कि उन लोगों ने पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो शायद 1/f करके पढ़ा होगा आप लोगों ने, या कभी अगर ध्यान दिया हो। यस सर। वो माइंड में, लेंस में भी 1/f नहीं है। ये सब गलत चीजें बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल पावर का जो फॉर्मूला है वो μ2 डिवाइडेड बाय f का ही फॉर्मूला है सर वहाँ एयर लेते होंगे तो वहाँ μ2 1 हो जाता है। हाँ, वो एयर में निकालते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि गलत फॉर्मूला माइंड में बैठ जाता है। पावर सरफेस का निकालना है तो आपको μ2 बाई f रखना है, और फोकल लेंथ निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, सरफेसेस दो तरीके की हो सकती हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग सरफेस है क्योंकि ये एक पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर रहा है। पैरेलल टू कन्वर्जिंग कर रहे हो तो नेचर इसका कन्वर्जिंग सरफेस है। इसके लिए फोकल लेंथ एज पर द रे डायग्राम पॉजिटिव साइन में आएगा या नेगेटिव साइन में आएगा? रे डायग्राम देख के ही बता दो आप। पॉजिटिव। इसका मतलब कन्वर्जिंग सरफेसेस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये एक डाइवर्जिंग सरफेस हो, मतलब पैरेलल रेस को और ज्यादा डाइवर्स कर दिया जाए, तो इनका फोकस लेफ्ट साइड पर है, यानी ऑप्टिक्स की कन्वेंशन के हिसाब से आप कह सकते हो कि इनकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। मतलब न्यूमेरिकल्स में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, μ2 डिवाइडेड बाई f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। r को विद साइन रखोगे। अब f अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये एक कन्वर्जिंग सरफेस है, और f नेगेटिव आता है तो हम ये कहेंगे कि ये एक डाइवर्जिंग सरफेस है। एग्जाम्पल के लिए ये है, देखो क्या आंसर आएगा। देखिए, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, सरफेस की रेडियस 30 है, और पूछा यही गया है फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ
सरफेस। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। सीधा फॉर्मूले पर एक ये फॉर्मूला लगाओ, म्यू2 बाई एफ बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, और फिर म्यू2 बाई एफ या फिर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर को पावर कह दे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाओ फॉर्मूला। तो म्यू2 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। कैलकुलेशंस करनी है तुमको, और सिंबल्स की मीनिंग, तो फॉर्मूला 1 ये लगा देंगे, फॉर्मूले 2 पर हम ये लगा देंगे, सेकंड फॉर्मूला आप ये लगा दो पावर के लिए। पावर इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई एफ, या इसको कह सकते हो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। क्या आंसर आएगा देखो, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? म्यू1 म्यू2 क्या है इसमें? क्या म्यू1 लेंगे, क्या म्यू2 लेंगे? एनी आइडिया? ओके, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी बच्चा, एक और चीज बता दें, इस फिगर में रे डायग्राम नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि रे किस तरफ से आ रही है। मिरर्स में रे के आने की सिर्फ सिंगल डायरेक्शन होती है, लेकिन रिफ्रैक्शंस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रे लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो रे है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही हो। दो पॉसिबिलिटीज है इसमें, तो उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से दो आंसर आएंगे कि अगर कोई रे लेफ्ट टू राइट जा रही होगी, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा गया है। मिरर्स में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती ना क्योंकि मिरर की बैक साइड पर पॉलिशिंग की जाती है, पेंट लगा होता है, तो ऑब्वियसली इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, एक ही साइड ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर रे लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही होगी, तब बताओ म्यू1 क्या रखोगे, म्यू2 क्या रखोगे, और आर क्या रखोगे? अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स कि मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रहे हैं, तो म्यू1 म्यू1 3 रखेंगे, म्यू2 2, और रेडियस सर -30। तो अब देखो इससे एफ कितना आएगा कैलकुलेट करके, एफ की वैल्यू 60 सर 60 प्लस में ना 60 यस सर। मतलब ये कन्वर्जिंग सरफेस है या डाइवर्जिंग सरफेस है? कन्वर्जिंग सर कन्वर्जिंग। अच्छा, यहीं पर एक और आंसर आएगा, दो आंसर्स आएंगे। अगर कोई रे राइट से लेफ्ट जा रही हो तो बदल जाएगा, राइट मतलब बी से, अगर मीडियम बी की साइड से मीडियम ए के साइड जा रहे हो तो म्यू1 2 रखना होगा, म्यू2 3 रखना होगा, और रेडियस क्या रखना होगा ये भी देख लो यहाँ पर जरा। अगर लेफ्ट साइड की तरफ रे जाए, रे टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही हो, +30 हो जाएगा। हाँ ये सब पलट जाएगा, फोकल लेंथ प्लस 90 आ जाएगा। फोकल लेंथ कितना आएगा इसका? 90 यानी अभी भी कन्वर्जिंग है। देखिए, एक सरफेस का नेचर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि रे लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट आ रही है। कन्वर्जिंग सरफेस दोनों साइड से कन्वर्जिंग होती है। पहला पॉइंट ध्यान रखना आप। फोकल लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यूज अलग अलग आएंगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त फोकस पॉजिटिव आ रहा हो और राइट से लेफ्ट जाते वक्त फोकस नेगेटिव आ रहा हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फोकस या तो दोनों से पॉजिटिव आएगा या दोनों से नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स कि ये सरफेस दोनों साइड से कन्वर्जिंग होगी या दोनों साइड से ही डाइवर्जिंग होगी। ऐसी कोई सरफेस नहीं है जो एक तरफ से रे भेजने पर कन्वर्ज करे और दूसरी तरफ से रे भेजने पर डाइवर्ज करे। इम्पॉसिबल। हाँ, अमाउंट ऑफ फोकल लेंथ अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि रे किस तरफ से किस तरफ जा रही है। कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड की तरफ जा रहे हो या कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड की तरफ जा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ में डिफरेंस आ सकता है, बट उसके साइन में डिफरेंस कभी नहीं आएगा। प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा, पावर कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पर चेक करो जरा, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, पहली कंडीशन में लगाओ पावर कितनी आएगी फर्स्ट कंडीशन में? सर 1/30। और पावर के लिए एक और बात होता है बच्चा, पावर की डायप्टर यूनिट होती है और उसमें रेडियस को ना मीटर में रखा जाता है एक्चुअली। तो अब बताओ कितनी आएगी, बिकॉज पावर डायप्टर्स में यूनिट आती है उसकी, और वो उसके लिए हाँ म्यू2 2, म्यू3 3, और ये मीटर्स में रखिए इसको।
तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 1/3, मतलब 1/3 आएगा ना ये 10/3 तो 10/3 10/3 हाँ 10 बाय प्लस 10/3 डायप्टर। और दूसरे वाले में कितना आएगा सेकंड सरफेस में, अगर हम पावर कैलकुलेट करें इसकी, तो पावर इन द सेकंड सरफेस देखो 10/9 ध्यान से करो, ध्यान से सर वैल्यू उतनी आएगी। सेम आएगा। सेम आएगी। सेम आएगी। तो ये भी एक दूसरा कंसेप्ट है कि पावर जो होती है दोनों साइड से सेम आती है, लेकिन फोकल लेंथ सेम नहीं आती। और ये प्रैक्टिकल बात है, चश्मा खरीदने जाते हैं ना, तो ग्लास किस तरफ से लगाना है उसकी पावर बदल नहीं सकती है। अगर -2 डायप्टर का चश्मा लगा है तो उसका ग्लास आप किसी भी साइड से देख लो, वो -2 डायप्टर का ही रहेगा पावर। चश्मे की साइड पलट देने से आपके ग्लास के पावर्स नहीं बदल जाते, हाँ फोकल लेंथ जरूर बदल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पावर फ्रॉम बोथ साइड विल बी आइडेंटिकल, न्यूमेरिकली भी, साइन वाइज भी, नेचर वाइज भी। फोकल लेंथ एक साइड से कुछ और आएगी, दूसरे साइड से कुछ और हो जाएगी। लेफ्ट साइड से कोई और फोकल लेंथ बनेगी, राइट साइड से कोई और फोकल लेंथ बनेगी। सर लेकिन पावर के फॉर्मूले में सर फोकल लेंथ का तो डायरेक्टली दिख रहा है सर तो इसका क्या मतलब ऊपर हुआ? म्यू2 भी तो है, ऊपर म्यू2 भी तो एडजस्ट हो रहा है उसके हिसाब से। सर अगर पैरा एक्सेल रेज ना हो तो रिजल्ट लगा सकते? नहीं नहीं, ये तो जितना आप पिछले जितनी क्लासेस में ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो वो सब पैरा एक्सेल के लिए पढ़ रहे हो आप। ये जितने भी उसका तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसका कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है वही। बिकॉज अगर पैरा एक्सेल नहीं है तो फिर तो आप ये बताओ कितनी हाइट पर है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। ये जितना भी रिजल्ट आप पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स में, ये सब कुछ पैरा एक्सेल रेस के लिए ही है, ओनली फॉर द पैरा एक्सेल रेस। पूरी फिजिक्स जो पढ़ रहे हो आप उसी के लिए है। इसके पॉइंट्स नोट कर लिए आप लोगों ने कि फोकल लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, वेयर एज पावर इज सेम फ्रॉम ऑल साइड्स, बोथ साइड्स। पावर दोनों तरफ से सेम ही आएगी। तो पावर का न्यूमेरिकल है तो किसी भी साइड से रे कंसिडर कर लो। फोकल लेंथ का न्यूमेरिकल है तो फिर आपको ये क्वेश्चन में या तो दिया जाएगा कि रे किस तरफ से किस तरफ जा रही है, और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि रे किस तरफ से किस तरफ जा रही है तो फिर उसके दो पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक लास्ट थिन लेंस है, बट उसके पहले अभी तो आज नहीं करेंगे। इसमें एक ये जो पॉइंट्स हैं देखो, एक ये क्वेश्चन जो है ना, या ये क्वेश्चन जितने भी आप ये सब देख रहे हो इसमें भी डबल रिफ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करना है बता दें आपको, है ना। देखो इसमें इन्होंने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि कोई एक रे है जो ग्लास स्फीयर पर पैरेलल आ रही है। A parallel beam of light traveling in the water is refracted by the spherical air bubble। तो इधर से कोई लाइट रे आ रही है, एयर बबल है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। मतलब इनसाइड एयर है और आउटसाइड में वाटर है, इनसाइड एयर बाहर वाटर, ये भी डबल रिफ्रैक्शन ही है। तो आप क्या करोगे ना, पहला रिफ्रैक्शन दिखाओगे, पहला रिफ्रैक्शन। अब इसमें पहले सरफेस के लिए क्या करोगे, एक तरीके से ये आइडिया ऑफ थिक लेंस है, मतलब लेंस का आइडिया है इस क्वेश्चन में। तो इसको समझ जाएंगे तो लेंस की वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस बबल को दो सरफेसेस में डिवाइड कर लो, एक लेफ्ट साइड की सरफेस और एक राइट साइड की सरफेस। तो आप बताओ लेफ्ट सरफेस के लिए आप u कितना रखोगे, v कितना रखोगे, ये सब देख लो। जो लेफ्ट सरफेस है, फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है बता दे रहे हैं आपको, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, यही फॉर्मूला लगाना है। लेफ्ट सरफेस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो हम ये मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट u एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर u की जगह इन्फिनिटी रख देंगे। μ1 के लिए
रे हमारा वाटर से एयर में जा रहा है, तो म्यू2 हमारे लिए एयर 1 अपॉन वी, म्यू1 हमारे लिए वाटर 4/3, और इधर फिर से म्यू2 माइनस म्यू1 यानी 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस। सरफेस 1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पर है, तो पॉजिटिव रेडियस रखेंगे, और रेडियस की उसकी वैल्यू दे रखी है 2 मिलीमीटर की। फिलहाल तो मैं आर के फॉर्म में रखूंगा इन टर्म्स ऑफ आर। इससे वी निकाल लेंगे कितना बनेगा पहले वाले क्वेश्चन में, और वो 3 माइनस 4 माइनस 3 आर आ रहा है। -3r का मतलब पहले सरफेस पर लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी और कुछ ऐसे रे जाएगी पहले सरफेस पर, तो इसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट सरफेस की इमेज I1 निकल गई, -3r का मतलब पोल P1 से 3r डिस्टेंस पीछे। अब I1 को सेकंड वाले सरफेस के लिए आप ऑब्जेक्ट मान लें। नाउ फॉर द राइट सरफेस, तो राइट सरफेस के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। अब म्यू1 म्यू2 क्या रखेंगे, तो राइट वाले सरफेस पर आप एयर से वाटर में जा रहे हो वापस, तो उसके हिसाब से रखो। म्यू2 वाटर हो जाएगा 4/3 अपॉन वी, म्यू1 एयर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले सरफेस की जो इमेज I1 है ये ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए, तो डिस्टेंस आप सेकंड सरफेस की पोल से काउंट करिए। फ्रॉम P2 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो P2 से स्फीयर का डायमीटर और प्लस ये -5r, एंड देन म्यू2 4/3 -1 और डिवाइडेड बाय रेडियस। लेकिन अब की बार ये रेडियस माइनस में लिखी जाएगी सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में, बिकॉज सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पर है। और यहाँ से फाइनल इसका आंसर ले आओगे कि v कितना बनेगा, फाइनल आंसर जो आएगा। -1/3r उधर बन रहा है, -1/3r, और इधर से -1/5r, जो भी है वो माइनस में आएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये रे फिर से यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और जो भी आंसर आ रहा है यार उसका ना, उतना बैक साइड पर ले जा करके आप कह देना कि यहाँ पर पीछे जा करके लास्ट इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, और ये डिस्टेंस हमारा P2 से आएगा। सब -5r/2 आ रहा है। यस सर, -5r/2 मतलब स्फीयर के पीछे हो गया। चलो कोई बात नहीं, माइनस आ रहा। मैं समझाना ये चाह रहा था ना कि एक्चुअली यही काम हम लेंस में करने जाएंगे। यहाँ पर दो सरफेस है, एक लेफ्ट वाली सरफेस और एक राइट वाली सरफेस, लेकिन उन दोनों सरफेस के पोल के बीच में डिस्टेंस है, मतलब पोल P1 और पोल P2 के बीच में अच्छा खासा गैप है। इसी गैप को अगर आप जीरो कर दे, यही गैप टेंडिंग टू जीरो कर दीजिए, तो यही चीज बन जाएगी थिन लेंस। और थिन लेंस की वर्किंग भी ऐसे ही करनी है मेरे को। लेंस मतलब दो सरफेस, लेफ्ट सरफेस राइट सरफेस। फर्क सिर्फ इतना होगा कि लेफ्ट सरफेस का पोल और राइट सरफेस का पोल ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, पहले सरफेस की जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम डायरेक्टली, जैसे इसमें क्या किया था, पहले सरफेस की इमेज डिस्टेंस 3r थी, बट उसको डायरेक्टली आपने यहाँ पर यूज नहीं किया है, उसमें कुछ ऐड कर दिया है, क्योंकि ये 3r पॉइंट P1 से मेजर किया जा रहा है, और अगले सरफेस में जो डिस्टेंस मेजर होनी है वो P2 से मेजर होनी है। अब आप खुद समझ लो, अगर P1 P2 लगभग एक जगह होते तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर P1 P2 अगर ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे होते सर 2r को नेग्लेक्ट कर देते, ठीक है, और फिर ये कर लेते। और यही काम मैं लेंस के डेरिवेशन में करने वाला हूँ। मैंने आपको सिर्फ बेस तैयार कर दिया, उसका फाउंडेशन बता दिया है। बिल्कुल यही काम थिन लेंस की वर्किंग में करेंगे। मैंने इससे भी बता दिया कि अगर आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आप लेंस में इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। मगर लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट मैं एक बार फिर बोलूंगा यार, इन टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ये वाले हैं, स्लैब वाले। स्लैब, प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शंस, ये बड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनके कोई फॉर्मूले नहीं है ना। इसको दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ पर शिफ्टिंग होनी है, कितनी बार शिफ्टिंग होनी है, कहाँ प्लस माइनस करना है, कहाँ रियल और रेफरेंस करना है, इनमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया आपको ये सब टॉपिक्स? अभी भी कुछ डाउट है इसमें? सर
सर आपने एक बार पहले इसकी पिछली क्लास में सर आपने बताया था कि एक स्फेरिकल स्फीयर टाइप का कुछ लिया था और उसके अंदर मीडियम चेंज हो रहा था, तो फिर आपको बोला था कि उसको एक बार ट्राई करना। नहीं यार, दो क्वेश्चन अभी टोटल बचे हैं आपके ना। एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव, हाँ क्या उसमें किया था आपने वैसे? नहीं सर वो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करेंगे सर, एक बार उसको डिस्कस। सर उसमें एक चीज पूछनी थी कि सर मतलब कि जो स्फीयर्स बनेंगे छोटे रेडियस के, उसमें नॉर्मल इंसिडेंस होगा कि नहीं? नहीं, उसमें नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा जो स्मॉल स्फीयर्स बनते जाएंगे? नहीं। ठीक सर जो स्मॉल स्फीयर्स उसमें बनते आपको जाएंगे मैं सर, क्या वो सेंटर पे कंसाइड करेंगे? हाँ, कंसेंट्रिक तो होंगे, वो कंसेंट्रिक होंगे। कर लिया जाएगा अगली क्लास में, पहले ही कर लेंगे उसको डिस्कस, क्योंकि अब एक ही चैप्टर बचा है इसमें, लास्ट टॉपिक बचा है, तो अभी कर लेंगे अगली क्लास में। चलो बच्चा रखे, मैथ की क्लास का टाइम हो रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू।